नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 24 अप्रैल और दिन है सोमवार। चलिए जानते हैं 24 अप्रैल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो यहाँ पहला अपडेट है कि विश्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकार को पूंजी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ऋण और अनुदान प्रदान करता है। तो यहाँ पर और दूसरा कह रहा है कि इसकी स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ की गई थी। अब यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे पहला वाला भी कथन असत्य है और दूसरा वाला भी कथन सत्य है, मतलब सत्य है और पूछा है असत्य है। तो यहाँ पर दोनों में से कोई कथन असत्य नहीं है, दोनों के दोनों सत्य हैं। इसलिए आपका सही ऑप्शन होता है डी कि नहीं एक असत्य है नहीं दो असत्य है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन में देखते हैं तो देखते हैं कि विश्व बैंक समूह की स्वामित्व वाली 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से 2 पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का सामूहिक नाम है। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकार को पूंजी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ऋण और अनुदान प्रदान करता है। इस प्रकार से पहला कथन सत्य। और दूसरा कह रहा है कि 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ इसकी कोष के साथ की गई थी इसकी स्थापना। तो दूसरा वाला भी आपका सही है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका चौथा स्टेटमेंट सही होता है कि नहीं एक असत्य है नहीं दो असत्य है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निवारक निरोध के अधिनियम व्यक्ति के अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं पहला कि जो निवारक निरोध के बारे में कह रहा है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत में रखे जाने के कारण के बारे में जानने का अधिकार है। तो यह आपका बिल्कुल सही है कि हिरासत में वो व्यक्ति क्यों रखा गया है उसको जानने का अधिकार है। और दूसरा कह रहा है कि निवारक निरोध की समय अवधि 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती है जब तक कि सलाहकार बोर्ड विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रदान न करे। तो ये भी सही है कि अगर कोई व्यक्ति निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है तो अधिकतम वह 3 महीने के लिए रहेगा। अगर सलाहकार बोर्ड उसकी समय सीमा बढ़ा दे देता तो ठीक है, लेकिन बिना सलाहकार बोर्ड के वह 3 महीने से अधिक समय तक नहीं रह सकता है। और तीसरा कह रहा है कि भारत का संविधान हिरासत में लिए गए व्यक्ति को मुआवजे का भुगतान करने का प्रावधान करता है यदि नजरबंदी अवैध पाई जाती है। तो ये आपका गलत है। तो यहाँ पे सही आपका 1 और 2 होता है। इसके बारे में जानते हैं तो आपने पता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 22 है, 22 का जो 1 है, यह सुनिश्चित करता है कि गिरफ्तार किए व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया जाना चाहिए और उसे अपनी पसंद के कानून विशेषज्ञ से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार प्रदान किया गया है। और अनुच्छेद 22 जो 4 है वो कहता है कि निवारक निरोध के लिए प्रदान किया गया करने वाला कोई भी कानून किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए तब तक हिरासत में रखने का अधिकार नहीं देता है जब तक कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वाला एक सलाहकार बोर्ड या रिपोर्ट नहीं करता है कि निरोध के पर्याप्त कारण है। इस प्रकार से कथन 2 भी आपका सही है। और यदि हिरासत में लिए गए मतलब यदि हिरासत अवैध पाई गई तो भारत का संविधान हिरासत में लिए गए व्यक्ति को मुआवजे का भुगतान करने का प्रावधान नहीं करता है। इस प्रकार से आपका तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि केवीके के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है आपका कि कृषि विज्ञान केंद्र भारत की एक कृषि विस्तार केंद्र है, तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि एक केवीके यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र का गठन केवल एक सरकारी संस्था के तहत किया जा सकता है, तो ये आपका गलत है। और तीसरा कह रहा है कि वर्तमान में लगभग 1000 से अधिक केवीके पूरे भारत में काम कर रहे हैं, तो ये भी आपका गलत होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है पहला कि केवल एक सही है। अब एक्सप्लेन में जानते हैं तो एक्सप्लेन में है कि कृषि विज्ञान केंद्र भारत का एक कृषि विस्तार केंद्र है। केंद्र एक स्थानीय कृषि विद्यालय से जुड़े हुए और एक व्यवहारिक स्थानिक सेंटर से कृषि अनुसंधान को लागू करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और किसानों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। अगला कह रहा है कि कृषि विश्वविद्यालय राज्य विभागों, ISR संस्थानों, अन्य शैक्षणिक संस्थान या गैर सरकारी संगठनों सहित विभिन्न मेजबान संस्थानों के तहत एक केवीके यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र का गठन किया जा सकता है। और वर्तमान समय में जो है कि 1000 नहीं 725, ठीक है, वर्तमान समय में पूरे भारत में 725 केवीके जो हैं वो कार्यरत हैं। तो इस प्रकार से दूसरा और तीसरा गलत होता है।
अगला क्वेश्चन है कि लिथियम धातु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि लिथियम एक नरम चांदी सफेद क्षार धातु है, तो यहाँ पे कहा गया है कि गलत विकल्प चुने, जबकि यह क्या है, सही है कि लिथियम एक नरम चांदी सफेद क्षार धातु है। और दूसरा कह रहा है कि आपका कि लिथियम सभी धातुओं में सबसे कम घना और आसानी से पानी पर तैर सकता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा गलत है, तो न तो एक गलत है न तो दो गलत है, इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका डी हो जाता है। अब एक्सप्लेन में जानते हैं कि लिथियम एक नरम चांदी सफेद क्षार धातु है जो आवर्त सारणी पर तत्वों के समूह से संबंधित है। इसकी परमाणु संख्या जो है वह 3 है। इसकी परमाणु संख्या की अगर बात करें 3 है। यह सबसे हल्की धातु जिसका घनत्व तो पानी का लगभग आधा है। लिथियम अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है और आसानी से हवा में प्रज्वलित हो जाती है, इसलिए इसे आमतौर पर ऑक्सीकरण को रोकने के लिए खनिज तेल में संग्रहित किया जाता है। इसका गलनांक केवल 180.5 डिग्री सेल्सियस है, जो कि कुछ मिश्र धातु और कुछ औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए उपयोगी बनाता है। लिथियम सभी धातुओं में सबसे कम घना है और कुछ तत्वों में से एक है जो पानी पर तैर सकता है। तो इस प्रकार से दोनों के दोनों विकल्प आप देख पा रहे हो ना, सही है। और पूछा है कि कौन सा गलत है, तो ना तो एक गलत है नहीं दो गलत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में देश में पहली बार एक कूल रूफ पॉलिसी जारी की है। ऑप्शन है राजस्थान, तेलंगाना, केरल या मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी, तेलंगाना। अब यहाँ पर जानते हैं इसके बारे में कि तेजी से बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तेलंगाना ने हाल ही में कूल रूफ पॉलिसी 2023-28 लागू की है। इस तरह की पॉलिसी लाने वाला तेलंगाना देश का पहला राज्य है। इस पॉलिसी का लक्ष्य है कि राज्य को गर्मी के अनुकूल बनाना और एनर्जी को इस्तेमाल को घटाना। इस नीति के तहत छत को ऐसे मटेरियल से तैयार किया जाएगा जिससे गर्माहट कम एब्जॉर्ब हो और कमरा अधिक ठंडा रहे। एक अनुमान के मुताबिक इसे लागू कर 5 साल के अंदर 60 करोड़ यूनिट बिजली बचाई जा सकेगी। अगला क्वेश्चन है कि बसोली चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे सत्य पूछा है, तो पहला कह रहा है आपका कि असम के बसोहली क्षेत्र में विकसित इस कला में पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं का मिश्रण देखने को मिलता है, तो ये आपका गलत है। दूसरा कह रहा है कि इस कला का विकास हिंदू, मुगल तथा पहाड़ी शैली के समन्वय से हुआ है, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि बसोहली चित्रकला शैली हिंदू धर्म एवं परंपरा से अधिक प्रभावित रही है, तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से आप देख पाओगे कि तीसरा वाला ऑप्शन की केवल 2 और 3 सही है। अब एक्सप्लेन में जानते हैं कि हाल ही में बसोहली चित्रकला का भौगोलिक संकेत यानी कि इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, बसोहली, असम के बसोहली चित्रकला को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बसोहली लघु चित्रकला का विकास जम्मू क्षेत्र के बसोहली क्षेत्र में हुआ। इसमें पौराणिक कथाओं और पारंपरिक लोक कथाओं का मिश्रण झलकता है। इस कला का विकास हिंदू, मुगल तथा पहाड़ी शैली के समन्वय से हुआ है। बसोहली चित्रकला शैली हिंदू धर्म एवं परंपराओं से अधिक प्रभावित रही और विष्णु एवं उनके दशावतारों का अधिक चित्रण किया गया है। ये शैली 18वीं शताब्दी के मध्य तक जारी रही और अन्य शहरों में भी इसका विस्तार हुआ। तो इस प्रकार से पहला और दूसरा जो है आप मतलब पहला गलत, दूसरा और तीसरा आपका सही है। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि देश में 2022-23 के दौरान सबसे अधिक संख्या में उत्पादकों के लिए जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब या केरल। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, केरल। अब जानते हैं इसके बारे में कि जीआई रजिस्ट्री के ताजा आंकड़े के अनुसार देश में 2022-23 के दौरान सबसे अधिक संख्या में उत्पादकों के लिए भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्राप्त करने वाले राज्यों में केरल शीर्ष पर रहा। जीआई दर्जा मुख्य रूप से एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में तैयार होने वाले किसी कृषि, प्राकृतिक या विनिर्मित उत्पादों को दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक से अधिक राज्यों में बराबर रूप से जीआई पाने वाली फसल या किसी प्राकृतिक वस्तु को उन सभी राज्यों का मिला जुला जीआई टैग दिया जाता है। यह बासमती चावल के साथ हुआ। बासमती चावल पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों का अधिकार प्रदान हुआ है। तो यहाँ पे हालांकि पूछा गया कि 2022-23 के दौरान सबसे अधिक संख्या में जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा रहा, तो आपका ऑप्शन सही होता है केरल। अब दोस्तों ये रहे करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में ADR की रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम संपत्ति वाली मुख्यमंत्री कौन है, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय आज के क्वेश्चन का। तो आज का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में देश की पहली बार एक कूल रूफ पॉलिसी को जारी किया। ऑप्शन है राजस्थान, तेलंगाना, केरल या मध्य प्रदेश। आप इसका
जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम चलाते हैं तो उस पर एजुकेशन हब बाय अमन सर को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।